अस्सलाम वालेकुम, शारा दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी की दरख्वास्तों के लिए आया कौन सा बेंच सुने, इस हवाले से एक मरतबा फिर समाअत हुई और समाअत करने वाला बेंच था जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में। जस्टिस 6 रुकनी बेंच, और ये 6 रुकनी बेंच वही बेंच है जिसने 7 जज साहिबान ने ये फ़ैसला दिया था कि मामला FBR को भिजवाया जाए, और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो अज़ खुद कार्रवाई का इख्तियार जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रखती है। लेकिन जस्टिस फैसल रिटायर हो गए तो अब ये 6 रुकनी बेंच है, और अदालत का कहना ये है कि ये बेंच जो है ये रिव्यू नहीं सुन रहा, बल्कि ये बेंच की तश्कील के हवाले से फ़ैसला करेगा कि आया ये 9 जज साहिबान सुनेंगे या ये 7 जज साहिबान सुनेंगे। लेकिन ये बात भी तय है कि 7 जज साहिबान का फ़ैसला 6 रुकनी बेंच जो है वो टर्न डाउन कैसे करेगा। तो बहुत सारे कानूनी सवालात हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा जो हैं वो ये कहती हैं कि चीफ जस्टिस क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, हेड हैं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मुकदमे के अंदर फ़रीक है, एक रिस्पोंडेंट है, तो एक ऐसा शख्स जो कि रिस्पोंडेंट हो वो कैसे बेंच तश्कील करेगा। तो मामला उलझा हुआ है। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने, जो कि 6 रुकनी बेंच था, उसने फ़ैसला महफूज कर लिया है कि आया ये कितने रुकनी बेंच इस मुकदमे की समाअत करेगा। और आज की जो बहुत अहम बात थी वो ये थी कि जैसे परसों तरसों जो है जस्टिस मंसूर अली शाह का फ़ैसला आया था, उसके अंदर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस है उसके मामले को डिस्कस किया गया था। आज भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के हवाले से अदालत के कहने के ऊपर उन्होंने पैराग्राफ 27 जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जजमेंट का वो भी पढ़ा, और जो कि जस्टिस दुराब पटेल का जो है वो नोट था। तो तारीख़ भी देखें क्या क्या दिखाती है कि एक वो अदालती फ़ैसला, जिस फ़ैसले को हर तरफ ये कहा जाता है कि ये एक भुट्टो का अदालती कत्ल था, उसकी एक नज़ीर जो कभी किसी ही नहीं दी जाती थी वो भी दी गई है। आज के मुकदमे में क्या हुआ, और गुज़िश्ता रोज़ हम बात करनी थी, हमने जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो हैं उनकी जो अपनी बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त हैं उसमें क्या हुआ था, और ये 184(3) का जो सारा कहानी है इसके ऊपर देखते हैं कि क्या होता है। तो अहम मामला है। तो नासिर इकबाल साहब से हम पूछते हैं, नासिर साहब, जब आज सुबह कार्रवाई शुरू हुई तो क्या हुआ? क़य्यूम साहब, पहली बात तो ये है कि आज जो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आज लतीफ़ आफरीदी साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आर्गूमेंट देने थे, लेकिन जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उन्होंने आके बताया कि वो जब कल टेस्ट करवाने गए थे अपनी चेस्ट का, तो डॉक्टर्स ने उनको एडमिट कर लिया, तो वो आ नहीं सकते, तो या तो वेट कर लें, एडजन कर दें, या फिर वो रिटर्न दे देंगे। दूसरी इंटरेस्टिंग जो हाई पॉइंट था कि आज मुनीर मलिक साहब और रशीद रिजवी साहब कराची में थे और हामिद खान साहब लाहौर से हुकअप थे वाया वो वीडियो लिंक के। तो बेसिकली आज जैसी कोर्ट आई 6 मेंबर बेंच आया, तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि हम वकीलों से कुछ सवाल करना चाहते हैं अपनी क्लैरिटी के लिए। तो उन्होंने फिर जस्टिस दुराब पटेल साहब की जो है डिसेंटिंग नोट जो था वो उन्होंने कहा कि आप उस पर से पढ़ें। उसका जो एम्फेसिस है वो मुनीर मलिक साहब ने पूरा पढ़ा भी। उसका जो एम्फेसिस है उसमें ये था कि ठीक है कि मैं मेजॉरिटी जजमेंट, यानी जस्टिस दुराब पटेल साहब कह रहे हैं कि मैं मेजॉरिटी जजमेंट से मैं उसके साथ इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन डिग्निटी ऑफ दिस कोर्ट और जो पास्ट प्रैक्टिसेस है उसकी वजह से मैं रिव्यू में जुडिशल डिग्निटी के बायस, हाँ, आई विल नॉट ऑब्जर्व एनीथिंग, हाँ, मैं अपनी एक्सप्रेशन नहीं दूंगा, मैं एक्सप्रेस नहीं करूंगा अपनी ओपिनियन। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने पूछा मुनीर मलिक साहब से कि क्या डिग्निटी ऑफ द कोर्ट और ये पास्ट प्रैक्टिसेस है क्या विल नॉट कम इन योर वे। तो जस्टिस मुनीर मलिक साहब ने कहा नहीं, मेरा एक ही पॉइंट है कि तमाम के तमाम जजेस बैठ के सुने, और जो है जो मतलब जिन्होंने क्योंकि जो जजमेंट आई है वो
फुल कोर्ट की जजमेंट है, तो रिव्यू भी वही फुल कोर्ट सुनेगा। उसमें ये कोई नहीं हो सकता कि 6 मेंबर, चूँकि मेजॉरिटी को हमने चैलेंज किया तो 6 मेंबर ही सुने। तो इस पे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फिर कहा बाकी जजेस की तरफ देख के कि अगर कोई मेरे कुछ और ब्रदर जजेस भी सवाल करना चाहेंगे। मंजूर मलिक साहब की तरफ भी देखा था। उन्होंने मंजूर मलिक साहब की तरफ भी देखा, जस्टिस मंजूर मलिक साहब की तरफ। हाँ। उसके बाद उन्होंने तो क्या तो आप उस नहीं, देखा तो उन्होंने- उसमें क्या मतलब आपको नहीं, क्या नजर आया? नहीं, उन्होंने बज़ाहिर यही अपेरेंटली जो मैंने देखा, उन्होंने कहा नहीं मैंने कोई सवाल नहीं। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ देखा तो उन्होंने कहा जी मैंने फिर उन्होंने 2-3 सवाल किए। उन्होंने बेसिकली कहा कि जो रूल 8 का आप हवाला दे रहे हैं उसका जो एम्फेसिस है वो उसमें यही लिखा है कि जितना प्रैक्टिकेबल हो सके एज इफ मतलब जितना पॉसिबल है प्रैक्टिकल वो वही बेंच सुने। तो उन्होंने कहा कि जो रिव्यू होता है बेसिकली रिव्यू होता है ऑथर जज की ओपिनियन एज वेल एज उन जजेस ने जिन्होंने उन ओपिनियन को सपोर्ट किया है उस जजमेंट के ख़िलाफ़। तो ये तो 6 मेंबर बेंच वही है जिन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट दी है और जिसके ख़िलाफ़ आपने चैलेंज किया है, तो ये वो सुन रही है। तो आप ये मुझे बताएं कि क्या ये लेकिन मुनीर मलिक साहब ने भी और हामिद खान मतलब साहब ने मुनीर मलिक साहब का यही मौक़िफ़ था कि न्यूमेरिकली जो है वो ही बेंच सुने जिसने पहले फैसला दिया है। बिल्कुल। और अच्छा इस पे हामिद खान साहब ने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि चाहे ये अक्सरियती फ़ैसला हो या इख्तलाफी नोट हो, ये पूरी अदालत का फ़ैसला है और हो सकता है कि इख्तलाफी नोट लिखने वाले जज जो हैं वो अपनी राय चेंज कर लें और इसी तरह से अक्सरियती फ़ैसला रखने वाले लोगों के पास जजेस का भी ये प्रोगेटिव है कि दे कैन चेंज देयर माइंड। तो हसनात साहब, ये जो बहस हो रही है कि 6 का हो, 3 का हो, 7 का हो, इसका मकसद क्या है? क्यों ये सारा कुछ एम्फेसिस किया जा रहा है? मेरली इज इट अ सिंपल लीगल क्वेश्चन या आपको इसके पीछे कुछ और कहानी नज़र आ रही है? एक तो ये रशीद रिजवी साहब से जब उन्होंने पूछा कि वो जो द्राव पटेल साहब, तो उन्होंने कहा वो उन जजेस को आने दें, वो फिर खुद डिसाइड करें कि क्या वो एज ए मतलब ऑब्जर्वर बैठेंगे या वो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि अभी हमने देखा है JIDC का केस था, उसमें मंसूर अली शाह साहब ने वो पूरी एडजुडिकेशन रिव्यू का डिस्कस करके फिर बाकायदा अलाउ किया। तो ये अब उन जजेस को आने दें तो फिर वो हो। दूसरी बात ये है कि यूम साहब जो आप कह रहे हैं कि क्यों ये हो रहा है, आपको ये जो रिव्यू की रेमेडी है 198 आर्टिकल आइन में है, ये कोई नहीं है, आइन में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रूल्स में इसको इतना टाइट कर दिया गया है और ये किया गया है कि सिर्फ एरर फ्लोटिंग हो और बड़े कोई क्लरिकल मिस्टेक हो तो वो आप बात समझ आती है जब कोई आम केस हो, सिविल पिटीशन जो नीचे से आया हो, वो तो फिर आप कह सकेंगे उसके कोई, लेकिन ये 184(3) में है पिटीशन और उसमें आपने वो फैसला दिया जिसकी डेलिब्रेशन आपने नहीं की। आपने वहाँ एक सवाल भी नहीं किया कि जी हम क्या मामला FBR को भेज दें और फिर वो मामला रिपोर्ट भेजे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो उसमें आपकी क्या राय है? उन्होंने कोई ओपिनियन भी मेजॉरिटी जजमेंट ने जजेस के सामने नहीं रखी। फिर जिनके खिलाफ लिखा फैसला सरीना ईसा और उनके बच्चों के हवाले से, उनको नोटिस नहीं दिया गया। फिर इसके अलावा जो और भी कोड ऑफ कंडक्ट के कि जी जजेस को रोल मॉडल होना चाहिए और ये जो एक पैराग्राफ उन्होंने कहा है कि अनएक्सप्लेन प्रॉपर्टी किसी भी जज की बीवी, वो स्टिग्मा है जज पे और उस इंस्टीट्यूशन में, और वही पैराग्राफ फ़रोग नसीम साहब ने हर तरफ सर्कुलेट किया और मुख्तदर हलकों में, और मुझे पता चला कि वहाँ से आया कि ये इट्स अ पॉजिटिव जजमेंट, यानी अब मुस्बत सहाफ़त के बाद मुस्बत फैसले भी आना शुरू, मतलब ये डिसीजन पॉजिटिव जजमेंट। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि वहाँ से किसी बड़े शख्सियत ने कहा यस इट्स अ पॉजिटिव जजमेंट, वो पैराग्राफ पढ़ के। तो बात ये है कि वो पैराग्राफ या वो सारी चीज़ें 188 में ये है, इसका जो मेरा ये है कि जो 184(3) में जो रिव्यू होते हैं उनका स्कोप जो है वो बड़ा जजेस को भी देखना चाहिए कि वो उसको स्कोप उस तरह ना रखें नैरो जो आम रिव्यू में होता है। फिर जो मामला है उसमें यह है कि ये इसमें जो डिवीज़न है 3 जजेस आपको पता है वो ऑलरेडी है, अगर वो उसी अपने ये रिव्यू सुना जाता है और वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं, और 6 में से आप देखें कि अगर 2 रिव्यू में जो है वो अलाउ कर जाते हैं। आपको ये होप क्यों है कि वो 7 में से या 6 में से 2 जज साहिबान जो हैं वो हो सकता है फैसला तब्दील करें? ये आपको कहाँ से उम्मीद आ रही है?
देखें उम्मीद से यही मामला हैं कि आप सिंपल कैसे उम्मीद पे दुनिया कायम है। नहीं देखें मसला ये है कि यहाँ सब के लिए चीज़ें जो भी जब ये मामला चल रहा था तो हम अब भी कुछ नहीं कह सकते। मे बी यही फैसला क्या पता वही जज जो हैं वो इकट्ठा फैसला ये रिव्यू डिसमिस कर दें, लेकिन ये भी हो सकता है कि 2-3 जजेस इधर आ जाएं, एक जज आ जाएं, तो ये भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इसको ओपननेस देनी चाहिए और मतलब खुले दिल से जो है रिव्यू को सुना जाए। इसको उस टाइप टोन में ना सुना जाए जिस तरह आम ऑर्डिनरी के रिव्यू होता है, क्योंकि इसमें आपने वो जुरिस्प्रूडेंस इवाल्व कर दी जो 139 जजेस को इफेक्ट करेगी और आप इतनी नैरोली कर रहे हैं और उन जजेस को भी, क्योंकि ये अब जिस तरह आप रूल को कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें फुल कोर्ट जजेस को बिठाना चाहिए और सारा जो डिसीजन हो वो हो, क्योंकि ये 6 जजेस का फिर वो रशीदी रिजवी साहब ने मतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में जो वो बात की, मैं तो वो नहीं दोहराऊंगा, लेकिन वो अच्छा कि ये 6 जजेस, तो मेरा ख्याल है ये परसेप्शन भी बड़ा फिर रिव्यू ये भी बारों में बात आती है कि फिर रिव्यू का फ़ायदा नहीं है, रिव्यू का फ़ायदा नहीं है। नासिर साहब, अच्छा एक और भी सवाल उठता है, वो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच की बात करनी है, हम देखें तो ये जज साहिबान ने फैसला दिया हुआ है और यही जज साहिबान अगर ये सुने कि हाँ बेंच कितना होना चाहिए, तो एक इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ जाता आपके ख्याल में कि बेंच फुल कोर्ट सुने, वही जज दोबारा सुने, माइनॉरिटी मेजॉरिटी एक्सपीरियंस वाले सुने, जो राय है वो सुने, या कि बेंच की तश्कील क्या होनी चाहिए, ये कोई दूसरा बेंच सुनता, ये 6 जज साहबान ना सुनते, ये बाकी कोई जज सुन लेते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये क्लियर किया है कि हमने यही इंटरप्रेट करना है और उसको यही असल में मसला पता क्यों आ रहा है, ये 184(3) की पिटीशन है और 184(3) की पिटीशन जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो डिस्क्रिप्शन है, में सीएमए है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच की। हाँ, तो 184(3) में जब कोई पिटीशन आए ना, तो देखें कयूम साहब ये बहुत पहले से बार्स में ये बात चल रही है और उन्होंने इस पर बहुत दफ़ा बात भी की और हम लोग कयूम साहब ने प्रोग्राम भी किए में इस पर, और हमने बहुत ज़्यादा इस पर लिखा भी है कि 184(3) की जो पिटीशन है ना उसमें एक राइट ऑफ अपील होनी चाहिए, क्योंकि ये एपेक्स कोर्ट है, दिस इज़ द लास्ट कोर्ट ऑफ है, इसके जो डिसीजन है वो फाइनल है। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने एक ड्राफ्ट भी शेयर किया था फुल कोर्ट के साथ कि इसको रेगुलेट होना चाहिए। हाँ, वो सुने और फिर अपील जो है डिफरेंट बेंच सुने और फिर उसके बाद रिव्यू जो है वो फिर सुने। एग्जैक्टली वो अभी तक नहीं हुआ। उसका मसला ये आ रहा है कि जो 184(3) की पिटीशंस आती हैं या सुमोटो सुप्रीम कोर्ट खुद ले लेती है 184(3) में, जो कि ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के ऊपर है। बेसिकली अगर कोर्ट समझती है कि कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है आम कॉमन सिटीजन्स का और पब्लिक इंटरेस्ट में भी ये बात आ रही है, तो उस पर कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। तो लेकिन चूँकि ये टॉप कोर्ट है, ये लास्ट कोर्ट ऑफ रिजॉर्ट है, तो इसका जो डिसीजन होता है ये फाइनल होता है। तो बार्स में ये बहुत अरसे से डिमांड है कि 184(3) की जो पिटीशंस होती हैं उसकी एक राइट ऑफ अपील होनी चाहिए, जो कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि लोअर जुडिशरी से कोई डिसीजन होते हैं, फिर वो हाई कोर्ट में चैलेंज होते हैं, वहाँ 3 अपील का होता है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आती हैं। तो चूँकि 184(3) की कोई अपील नहीं है, तो उसको फिर रिव्यू को एज एन अपील का समझ के सुनना चाहिए। मतलब कि पूरा केस दोबारा हो, ये ना हो कि एरर ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड की वो रिव्यू के लिमिटेशन ना लगाएं, बल्कि अपील का वो लगाएं कि सारा केस दोबारा रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड है। वो अपरेंट एरर्स जो है सिर्फ वही रेक्टिफाई हो सकते हैं। अच्छा, इसमें हाँ ठीक होगी आपकी बात। आप क्या कह रहे थे? कई चीज़ों में नहीं करता कि आप कहते हैं कि रिव्यू का स्कोप लिमिटेड होता है, लेकिन कई हमने ऐसे रिव्यू भी देखे हैं। माइक्रो अबीब की वो प्ले ग्राउंड वाला फैसला था जवाद ख्वाजा साहब का 2009 में। माइक्रो अबीब वो प्ले ग्राउंड के ऊपर एक सुपर स्टोर बना दिया गया और उसका टर्नओवर एनुअल 200 मिलियन रुपीस था। कितना था? बिल्कुल, या बिलियन था। बिल्कुल। उसमें रिव्यू फाइल हुई है, रिव्यू एक दफ़ा डिसमिस हुई है, दोबारा रिस्टोर कर दिया साकिब निसार साहब ने, लेकिन जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। रिव्यू में स्टे कर दिया गया, फिर स्टे कर दिया गया और जजमेंट 6-7 साल स्टे में चलता रहा। तो ऐसे भी प्रेसिडेंट हैं हमारे पास कि रिव्यू में जब चाहे सुप्रीम कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करके, खालिद अनवर साहब हमारे बड़े नामवर वकील वो पेश हुए थे। होबारा बस्टर्ड में है, 3 मेंबर बेंच था, जस्टिस काजी फाइसा की जजमेंट थी, उस जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए बेंच बढ़ा के 5 रुकनी कर दिया गया था और उसमें पूरा जजमेंट को कर दिया। फिर इसके अलावा पनामा का केस जो है, सुमेरा मलिक का केस था, सुमेरा मलिक का इसके पनामा के केस के अंदर, पनामा के केस के अंदर 5 थे, फिर 3 हुए, फिर 5 हुए, फिर रिव्यू 5 नहीं सुना। ये किसने जजमेंट, ये किसने बेंच बनाया? साकिब निसार साहब ने, चीफ जस्टिस थे।
चीफ जस्टिस थे ना, हाँ, हाँ। तो फिर चीफ जस्टिस का राइट है ना बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर आप क्यों इसको चैलेंज कर रहे हैं? तो रूल में दीज आर सुप्रीम कोर्ट रूल्स चले जाएं कहीं सर, पे भी चले दीज आर एक्सेप्शंस, रिव्यू की लिमिटेड 1980 स्कोप है। में तो ये एक्सेप्शंस इसी वाले से क्यों आती हैं? देखें, वो 12 बस्टेड से, क्योंकि हमारे ताल्लुकात अरब ममालिक के साथ खराब हो रहे थे, ममालिक का शहजादे फैसला यहाँ पे किसने लिया? शिकार नहीं कर सकते थे, लेकिन बहरहाल- ठीक है, वो बहरहाल, एक सर्टन व्यू था। फिर जजेस की जो मराहत बहरहाल वाला आप- है आप वो पहले जो आप 5 फिर रिव्यू 7 फिर देखें, इतना बड़ा। जुरिस्डिक्शन आपने रिव्यू की है तो जुरिस्डिक्शन वही इस्तेमाल होगी। ये चारा कोई नहीं है नासिर साहब। यार, एक या दो केसेस, दीज आर एक्सेप्शंस, इसकी पास प्रैक्टिसेस ऐसी नहीं है, कोर्ट इसका आगे नहीं जाएगी। लेकिन वो उन्होंने, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आज ये कहा है कि हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, और हो सकता है वो यही व्यू ले लें जो आप कह रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि वो कहें कि नहीं, उन्होंने एक बात क्लियर की है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं वो हमने उसको हारमोनियस तरीके से इंटरप्रेट करना है। ये नहीं हो सकता, स्टैंड अलोन नहीं होता कि रूल 8 ये कह रही है तो रूल फलां, हमने सबको मिला के। उमर अता बंदयाल साहब जब ये इसकी हेयरिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा था अरशद मलिक वाले बात को भी हम जो है ना इसके अंदर लेके आएंगे, ये जुडिशरी के साथ क्या। मैंने तो पूरा मैं पढ़ ले 4 बारी वो तो कुछ नहीं हाँ, नजर नहीं, आया। वो तो यही मैं कह रहा हाँ। हूँ। अब देखें, रूल्स 1980 में बनाए गए, 30 साल हो गए। 188 में रेमेडी है, आइन में रेमेडी है, और आपने रूल के तहत उसको रेमेडी का सत्यानाश 184.3 में 184.3 में आपने 30 के करीब पॉलिटिशियंस को तायार डिस्क्वालीफाई कर दिया, और अपील कोई नहीं है, चाहे वो नवाज शरीफ हैं, चाहे जहांगीर तरीन है, चाहे कोई है। मैं ये कहता हूँ कि जो 184.3 में रिव्यू आता है उसका स्कोप उसको बढ़ाना चाहिए। चाहे अगर आप अब इसमें मसला ये है कि इसमें आप दूसरे बेंच में भी मामला रेफर नहीं कर सकते, अवेलेबल जज ही ये है, क्योंकि इसमें तो वो दूसरे जजेस है ही नहीं। अब 10वां जज यूनिक एक सिचुएशन बन गई है। तो लेकिन इसमें स्कोप को बड़ा करना होगा, वो स्कोप नहीं रखना होगा जो स्कोप आम किसी केस में होता है, जिसमें जो केस सिविल से चलता है और 6 जगह मुख्तलिफ जगह से वो अच्छा, चलें, ये हो गई बड़ी बड़ी बात पॉइंट हो ऑफ गई। व्यू तो यही तो है, मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 184.3 इज असनाद साहब नहीं समझ रहे ना। नॉट रेगुलेटेड, और आज उन्होंने कहा हम यही इंटरप्रेट करेंगे। हो सकता है वो यही बात कह दें कि 184.3 की जितने भी पिटिशंस आती हैं उनकी जो है रिव्यू में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच जो है वो क्या हो। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अगर आप रिव्यू पे जाएंगे तो रिव्यू का स्कोप लिमिटेड है। अच्छा, वो ठीक है। आप उसको चाहे जो मर्जी करें, रूल्स के तहत चलना है। अच्छा, सुप्रीम ये कोर्ट में- बताएं कि जैसे लेकिन शौकत rules अजीज judges ने सिद्दीकी बनाना है, भी नहीं judges ने यार बनाना है, ये करते हैं। बस करो हुन, ए नहीं इंटरप्रेट करना है, उन कोर्ट ने वो करना है। एक जज ने नहीं हाँ, बनाया। अब ये मंडे तक शायद हो सकता है उसकी जजमेंट आ जाए। और अच्छा, एक लेकिन बात, ऐसे फैसले भी हैं, कयूम साहब, सुमेरा मलिक का केस है रिव्यू में, मेरा ख्याल है वो आप कह दीजिए। मुनीब अख्तर साहब की जजमेंट है, हाँ। उन्होंने रिव्यू में उनको डिस्क्वालिफिकेशन। इसी तरह और जिस तरह हम बता रहे हैं कि स्टे चलते रहे माइक्रो अभी में, इसके अलावा और कई ऐसे केसेस हैं रिव्यू में, बड़ी बड़ी रेमेडीज भी मिली हैं। लेकिन बात यह है कि स्कोप हम वही बात जो तो आप कहते हैं कि एक सेटल होना चाहिए, ये नहीं है कि पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। एज ए प्रेसिडेंट हसना- साइट होते हैं, ये बताएं ना, जो एज ए प्रेसिडेंट। जुल्फकार अली भुट्टो का कभी केस साइट हुआ लेकिन- था। आज लेकिन- आज लेकिन उमर अता जुल्फिकार बंदयाल साहब अली ने भुट्टो सिफारिश का- करके दुराब पटेल जुल्फिकार साहब का अली जो है ना भुट्टो- उसके अंदर वो बिल्कुल नोट है, पढ़वाया। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस बहुत रेयरली साइट होता है, और कभी भी बेंच में आप तो ये रेयरली एक यूनिक सिचुएशन 10 साल में मैंने तो है। अच्छा, जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं जून में रिटायर हो जाऊंगा, मेरा केस ही नहीं सुनन रहा है, यार, क्या की हो रहा है। ये और एतराज़ात जजेस को दे दिए जाते हैं, वकीलों को नहीं दिए जाते। ये क्या है? वो कहाँ गया? इंसाफ होता हुआ ही नहीं, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए। वो कल असल में उसमें एक दो बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग पार्ट है। वो ये है कि आपको याद होगा कि जस्टिस जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने अपने नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। तो वो जो पिछले लास्ट हियरिंग थी वो सितंबर 24 में हुई थी। हाँ, काजी फैसल साहब के केस से पहले। हाँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि 1 महीने बाद ये केस लगाया जाए, ठीक है। तो कल हामिद खान साहब ने कहा कि ये जो केस है ये 1 महीने के बाद नहीं लगा, ये 2 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया, उसके बाद लगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो जज होते, जस्टिस अगर वो ऑफिस में बैठे होते तो फिर वो जून नेक्स्ट ईयर वो रिटायर हो जाएंगे। तो उनके रिटायरमेंट से पहले ये वो नोटिफिकेशन अगर ऑफिस में होते तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी होते। हाँ, तो वो डिसाइड करें। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 3, आपको याद होगा कि रिसेंटली जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने एक चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा था, और उसमें ये कहा था कि ऑफिस को ये डायरेक्ट करें कि मेरा केस लगाया जाए। तो इस 3 पॉइंट के तनाजुर में ये जो कहना है ना कि वो रिटायर हो जाएंगे, ये बहुत अहम बात बन जाती है। कहने का ये मकसद था कि एक जज साहब का केस बड़ा अरसे से पेंडिंग है, उसको आप जल्दी डिसाइड कर दें, ताकि वो अपना फेट डिटरमिन कर लें कि क्या उन्होंने प्रैक्टिस में आना है या उन्होंने जज ही। आसान काम होगा ना, इन्फ्रक्चर्स हो गई।
जो भी है ये तो वक्त बताएगा। अच्छा। लेकिन मेरा कहने का ये मकसद है कि जो ये बात कोर्ट में ये बात आती है ना कि लिटिगेंट्स का केसेस बहुत देर देर तक पेंडिंग रहते हैं और एक बंदा मर जाता है, उसकी फिर फैमिली के दूसरे लोग उसको परसू करते हैं। नहीं, मतलब ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी हुआ है कि जो लोग मर गए थे या फांसी चढ़ा दिए गए थे उसके बाद बरी की, ये भी प्रेसिडेंट मौजूद है। तो कहने का मकसद है वो यही, उनका यही था कि देखें एक जज साहब भी हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है कि उनका केस जो है वो मतलब बड़े अरसे से लटक रहा है। तो वो डिसाइड होना चाहिए जल्दी डिसाइड होना चाहिए ताकि वो अपना फेयर। आपको याद होगा कि जस्टिस शौकत साहब जो हैं वो अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे। वो उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार मेरा फेयर डिसाइड होता तो मैं कुछ मतलब अपनी ऑफिस रिज्यूम कर लूँ दोबारा या मैं प्रैक्टिस शुरू करूँ, फाजिल अदालत के सामने पेश हो मुकदमे लेके अपने। बिल्कुल। हसनान साहब, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो नई पिटीशन क्या आई है, इसमें तमाम तकाजे पूरे किए जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, ये जो मामलात, पहले तो ये था कि जस्टिस काजी फाइसा के केस का फैसला आ जाए, क्या उससे कोई बेनिफिट मिले, लेकिन वो देखा गया कि वहाँ के जो हालात थे या जो फैक्ट्स थे उस केस के वो मुख्तलिफ हैं, और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का जो केस है इसके वो तो 211 के हवाले से था। बिल्कुल फैक्ट्स मुख्तलिफ हैं और बहुत सारा मामला है। यहाँ सुप्रीम जो जिस तरीके से उन्हें किया गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला फाइनल आ गया, वहाँ शोकाज था। इसके अलावा तो उस फैसले से तो इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा शौकत सिद्दीकी साहब को, वो जो फैसला खासकर मेजॉरिटी जजमेंट आई है। तो अब देखें, इसमें जो असल बात है वो है इस्लामाबाद बार और इसके अलावा जो सिंध बार की तरफ से जो उन्होंने भी एक एप्लीकेशन दिया। उन्होंने बड़े दो इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं कि उन्होंने कहा जी कि जिन एलिगेशन पे शौकत सिद्दीकी साहब ने जो स्पीच की और जो एलिगेशन लगाए उनको तो प्रूव ही नहीं किया गया, तो एक कमीशन बनाया जाए और सुप्रीम कोर्ट जज जो हाजिर हैं उनकी सरबराही में, और उसमें सिविल सोसाइटी के लोग हों और भी लोग हों, वकील हों, और वो प्रूव करे जो एलिगेशन उन्होंने लगाए क्या वो ठीक थे, जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट हो रही हैं या नहीं, इस पे देखें। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसमें यह आया था कि काजी साहब पे एलिगेशन था कि उनको कि बेंच वो कॉन्स्टिट्यूट करें जिसमें शौकत सिद्दीकी ना हो, ये एलिगेशन था। तो उन्होंने ये भी कहा है इस्लामाबाद बार ने कि जो चीफ जस्टिस का जो डिस्क्रिशनरी पावर है इनको रेगुलेट किया जाए। यही बात जस्टिस की तश्कील के वाले याहिया अफरीदी साहब ने अपने नोट में भी कहा है कि चीफ जस्टिस का जो अनफेटर्ड पावर है बहुत ज़्यादा, और इतना बड़ी पावर है कि 184(3) में वो किसी तरह कल वो पिटीशन करें कि जी प्राइम मिनिस्टर को फारिग करना है, तो वो 184(3) में एक फैसला कर दें तो कुछ भी नहीं। ये इतनी बड़ी फैसला है कि इख्तियार जो है उनके पास, तो ये रेगुलेट नहीं का क्या मतलब है? फारिग हुए हैं वो ये है, मतलब तो ये रेगुलेट जो है इसको 184, फिर उसमें जो बस छोटी सी बात, रिवर्टिंग बैक टू जस्टिस ईसा अपील, इसमें आज एक और भी बड़े मजे की बात हुई है। अच्छा, वो जैसे मिसेस सरीना ईसा वो मैं वही स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग वगैरह की बात उन्होंने कहा कि जी आपने कल मुझे कहा था कि लास्ट हियरिंग में कि जो मैंने जो एड्रेस किया था कोर्ट को उसकी ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है, तो मुझे वो मुझे दी जाए। रिकॉर्डिंग भी मांगी उन्होंने। हाँ, तो इस पे जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आप अप्लाई करें। और साथ ही उन्होंने एक मशवरा भी दिया, उन्होंने कहा है कि मिसेस सरीना आपके बहुत सारे सिंपथाइज़र हैं, हाँ बहुत सारे हमदर्द हैं, तो आपको कोई ना कोई वकील मिल जाएगा, आप किसी वकील के ज़रिए आप आर्गू करें केस, क्योंकि आपको प्रोसीजर्स का नहीं पता, और फिर ये जो फाइलिंग और ये सारी चीज़ें ये उनको ज़्यादा पता होती हैं जो वकील होते हैं। तो आप सिंपथाइज़र अगर आप कहें तो हम किसी को कह देते हैं, यहाँ लोग बैठे हुए हम। दूसरा, मिसेस सरीना ने जो ये बात कही ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पार्टी बिकॉज ही इज़ आल्सो मेंबर ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और तो इस पे चीफ अपना जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस, हाँ इंशाल्लाह तो उन्होंने कहा कि देखें चीफ जस्टिस नेवर अ पार्टी, कोई नोबडी बिकम्स अ पार्टी जस्ट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता। उनके पास अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच उन्हीं के पास है, वो उसको जो वो डिसाइड करते हैं वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो मतलब ये उनकी उसके बाद जो है वो जजमेंट रिजर्व करने ये पावर जो है कौन रेगुलेट करेगा जो अपने, इसमें आप आसिफ खोसा साहब को दाद दें कि उन्होंने प्रपोजल कम से कम अपने प्रपोजल दे दी, लेकिन वो प्रपोजल कहाँ गई वो नहीं, प्रपोजल स्टिल अ प्रपोजल, अभी तक किसी ने उसको फाइनलाइज नहीं किया, इसलिए अभी तक। चलें जी, अल्लाह करे कि जैसे आसिफ सईद खोसा वाली प्रपोजल जो है आइंदा फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर जो है वो सुन ली जाए। बहरहाल जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी नज़रसानी दरख्वास्तें, और अदालत ने कहा कि बेंचों की तश्कील के हवाले से
फ़ैसला महफूज कर लिया है और तवक्को यही है कि मंडे या ट्यूसडे तक तवक्को है कि फ़ैसला आ जाएगा कि बेंच कौन सा बेंच जो होगा जो कि रिव्यू सुनेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पर अदलिया का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर यह मैक्सिम भी है कि इंसाफ ना सिर्फ होता हो बल्कि होता हुआ नज़र भी आए। तो ये भी एक अजीब सी बात है। अगर एक शख्स कहता है कि वो एक बेंच ने सुना है, वो दोबारा वो जज साहिबान भी आके बैठ जाएं तो कौन सी बड़ी क़यामत आ जाएगी। शराय दस्तूर से AQS लाइव से अब्दुल करीम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।